अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिक योर ड्रीम्स। आज से हम अपनी एफपीएससी एजुकेशन सीरीज का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन। इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। आज हम इसका लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करने लगे हैं और इसके अंदर हम कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे और कुछ क्लासिफिकेशन जो है टेस्ट के बारे में उनको डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि टेस्ट क्या होता है। तो टेस्ट एजुकेशन में कोई भी ऐसा टूल जिसके थ्रू हम स्टूडेंट्स की नॉलेज को, उनकी स्किल्स को या उनके अंडरस्टैंडिंग को अबाउट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स जब हम टेस्ट करते हैं या असेस करते हैं तो उस टूल को हम टेस्ट का नाम देते हैं। अब वो टेस्ट हमारे पास ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकता है और सब्जेक्टिव टाइप भी हो सकता है। तो कोई भी ऐसा टूल जिसके थ्रू हम स्टूडेंट्स के नॉलेज और स्किल्स वगैरह को असेस करते हैं उसको हम टेस्ट का नाम देते हैं। और टेस्ट जो है वो असेसमेंट की टर्मिनोलॉजीज में जो स्कोप है इसका वो सबसे ज्यादा लिमिटेड है। ये स्कोप वाली बात को हम जब बाकी सारी टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर लेंगे तो वहां पे मैं दोबारा रिपीट करूंगी। सेकेंड टर्म हमारे पास आ जाती है मेजरमेंट। अब मैंने एक 20 एमसीक्यूज का टेस्ट ले लिया, ठीक है। ये मेरे पास एक टेस्ट था, इसमें एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट था जिसमें 20 डिफरेंट एमसीक्यूज थे। अब इसके बाद एक कोई भी स्टूडेंट था, लेट्स सपोज उसके 18 आउट ऑफ 20 मार्क्स आए हैं। तो जो टेस्ट था, ये हमारे पास जो टूल था, एमसीक्यू शीट थी, ये हमारा टूल था जिसको हम टेस्ट कहते हैं। और इस टेस्ट से जो ये न्यूमेरिकल फॉर्म में मेरे पास उसका आउटपुट आया है, ये इस टेस्ट की मेजरमेंट है। तो जो एट्रीब्यूट हमारे पास टेस्ट के थ्रू हम डिटरमिन करते हैं, उसको मेजर करते हैं, तो हमारे पास जो भी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आती है उसको हम मेजरमेंट का नाम देते हैं। तो हम बेसिकली जो एट्रीब्यूट्स हैं किसी ऑब्जेक्ट के या डायमेंशन ऑब्जेक्ट की, उनको क्वांटिफाई कर लेते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में ले आते हैं, वेदर दे आर फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट। तो हम कोई भी टूल, जैसे हम टेस्ट यूज कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस, चेकलिस्ट, होमवर्क, पोर्टफोलियो, इन सारी चीजों को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इनमें से कोई भी टूल यूज करके इस पॉइंट पे उससे हम मेजरमेंट, जब कोई न्यूमेरिकल फॉर्म में लेते हैं, डाटा गैदर करते हैं, तो उसको हम मेजरमेंट का नाम देते हैं। थर्ड यहाँ पे चीज आ जाती है असेसमेंट। अब इसमें पहले ना मैं ये वाली चीज यहाँ से बता देती हूँ। एक चीज हमारे पास होती है टूल्स, ठीक है। इसमें टेस्ट हमारे पास मोस्ट कॉमन है, इसके अलावा ऑब्जर्वेशन, क्विज, चेकलिस्ट, होमवर्क, कुछ भी हो सकता है। अब टूल से हमारे पास जो मार्क्स आ जाते हैं, जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है, उसको हम मेजरमेंट का नाम देते हैं। बट अब अगर किसी के 0 मार्क्स हैं या 10 मार्क्स हैं या 15 मार्क्स हैं, तब वो मार्क्स इन इट सेल्फ मेरे लिए मीनिंगफुल नहीं है, बल्कि उन मार्क्स को मैं किस तरह से यूज करती हूँ ये मेरे लिए मीनिंगफुल है। तो इनको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। या तो मैं इसको यूज कर सकती हूँ फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोसेस। जैसे लेट सपोज कि मैं अपने स्टूडेंट्स को 2 डिजिट एडिशन करवा रही थी, एक वीक तक मैंने उनको प्रैक्टिस करवाई और मैंने उनको टेस्ट दिया। अब क्लास में मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं उनका टेस्ट रिजल्ट 4 आउट ऑफ 10 या 5 आउट ऑफ 10 आया, मतलब एवरेज स्कोर इतना अच्छा नहीं रहा। तो मुझे आइडिया होगा कि मेरी क्लास उतना अच्छा आउटपुट नहीं दे रही जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, मीन्स कि मेरी जो इंस्ट्रक्शन है उसमें कहीं फ्लॉ है और बच्चे उस चीज को पिक नहीं कर पा रहे। तो मैं उसको कुछ मॉडिफिकेशंस करूंगी, कुछ इसमें ब्लॉक्स या कुछ इस तरह से प्ले गेम्स वगैरह के थ्रू उसको टीच करने की कोशिश करूंगी ताकि मेरा वो प्रोसेस इंप्रूव हो जाए। तो अब मैंने जो असेसमेंट के रिजल्ट थे उनसे बच्चों को डांटने के लिए या उस चीज के लिए नहीं यूज किया, बल्कि मैंने उसको प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट के लिए यूज किया है कि कहीं पे अगर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो मुझे वो फौरन डिटेक्ट हो जाए और मैं उसको मतलब ठीक कर लूँ। तो अगर जो मेजरमेंट के रिजल्ट्स हैं उनको प्रोसेस के फीडबैक के तौर पे यूज किया जा रहा है और उससे इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोसेस मकसूद है, तो ये हमारे पास जो प्रोसेस है इसको हम असेसमेंट का नाम देंगे, ठीक है। मतलब हम अगर पैसिवली एक लेक्चर दिए जा रहे हैं और हम चेक ही नहीं करें कि स्टूडेंट सीख भी रहे हैं या नहीं, तो उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का कोई फायदा नहीं है। तो पीरियोडिकली टीचर्स ओरल टेस्ट के थ्रू, वर्बल रिटन टेस्ट के थ्रू ये असेस करते हैं कि क्या स्टूडेंट्स की लर्निंग उतनी हो रही है जितनी एक्सपेक्टेड है या नहीं हो रही। और उससे उनको आइडिया होता है कि इस वाले पार्टिकुलर एरिया में ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे लेट सपोज कि जिन क्वेश्चन में कैरी लेना था तो उनमें ज्यादा स्टूडेंट्स मसला कर रहे थे, तो फिर टीचर उनको कुछ ट्रिक्स बताएंगे कि अच्छा आप ऐसे कैरी ले सकते हैं, ऐसे कैरी ले सकते हैं। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोसेस के लिए अगर मेजरमेंट के रिजल्ट्स को यूज किया जाता है तो उसको हम असेसमेंट का नाम देते हैं। ऑन द अदर हैंड, अब आपका एक साल खत्म हो गया या एक चैप्टर खत्म हो गया है या मिड टर्म एग्जाम्स हैं, अब आपने उसके मार्क्स ले लिए और आपने बताना है कि ये वाला स्टूडेंट फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये पास है, ये फेल है। अब आप अपने प्रोसेस को इम्प्रूव नहीं कर रहे, आप स्टूडेंट्स की जो वैल्यू है उसको जज करें, आप स्टूडेंट्स की लर्निंग को जज करें अगेंस्ट द लर्निंग आउटकम्स और उनको एक पार्टिकुलर ग्रेड्स या डिग्रीज या समथिंग अलॉट करें। ये जो प्रोसेस है असेसमेंट का टू मेक द वैल्यू जजमेंट, इसको हम एवेल्युएशन का नाम देते हैं। तो ये दोनों पैरेलल प्रोसेसेस हैं।
अब अगर हम इसमें देखें तो सबसे जो लीस्ट इन स्कोप है वो टेस्ट है। इसका स्कोप लिमिटेड है क्योंकि इसमें जस्ट हमारे पास क्वेश्चन है, आंसर है, क्वेश्चन आंसर सारी चीजें आ जाएगी। स्कोप इसका मिनिमम है और यहाँ से यहाँ पे जब हम जा रहे हैं तो मैक्सिमम स्कोप यहाँ पे हमारे पास एवेल्युएशन का है। मतलब इवेल्युएशन इज मैक्सिमम इन स्कोप और टेस्ट इज मिनिमम इन स्कोप। मेजरमेंट का स्कोप टेस्ट से ज्यादा है और असेसमेंट का मेजरमेंट से ज्यादा है। इवेल्युएशन का सबसे ज्यादा स्कोप है क्योंकि वो ओवरऑल जितनी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा है उसको एक समराइज कर रहा है, उसके एक वैल्यू जजमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये स्कोप वाली चीज भी अक्सर एमसीक्यूज वगैरह में पूछ ली जाती है। अब मैं इसका थोड़ा सा थ्योरी बता देती हूँ। तो हम असेसमेंट की बात कर रहे थे कि असेसमेंट में हम इस तरह का अप्रेजल करते हैं जिसके थ्रू क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए किसी चीज की, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की। इसमें हम स्टूडेंट्स की नीड्स को देखते हैं, रेगुलर बेसिस पे टेस्ट करते हैं और उसके लिए उनके इम्प्रूवमेंट के लिए इसके अंदर काम किया जाता है रेगुलर बेसिस पे, ताकि हम इन्फॉर्म डिसीजंस बना सकें अबाउट हाउ टू एनहांस द स्टूडेंट लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शंस। सो इसके अंदर बेसिकली एजुकेशनल इन्फॉर्मर्स दो की क्वेश्चंस को एड्रेस कर रहे होते हैं। एक तो ये कि स्टूडेंट लर्न कितना अच्छा कर रहे हैं और दूसरा हम टीच कितना अच्छा कर रहे हैं। तो क्लासरूम असेसमेंट में इन कॉन्सेप्ट्स को टैकल किया जाता है ताकि हम लर्निंग आउटकम्स को और टीचिंग एफिशिएंसी को एनहांस कर सकें। तो इवैल्यूएशन जो है जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि इसमें मेकिंग द वैल्यू जजमेंट्स आ जाता है कि हम वैल्यू जजमेंट करते हैं बेस्ड ऑन के जो हमारा इंटेंडेड लर्निंग आउटकम था, जो हमारा स्टैंडर्ड था कि लेट्स सपोज हमारा इंटेंडेड लर्निंग आउटकम था कि जो स्टूडेंट्स उनको 2 डिजिट एडिशन आ जाएगी और एक्चुअली स्टूडेंट का बिहेवियर क्या है कि वो किस एक्सटेंड 2 डिजिट एडिशन को डिपेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये हमारे पास जो वैल्यू जजमेंट्स हम करते हैं इसको हम एवेल्युएशन कहते हैं। इसमें हम देखते हैं कि क्वालिटी और एक्सटेंट ऑफ लर्निंग कितनी आ रही है एट अ स्पेसिफिक रिपोर्टिंग टाइम, 1 साल बाद या 1 सेमेस्टर बाद या जो भी क्राइटेरिया है, समेटिव असेसमेंट यूजुअली इसमें आ सकती है। अब अगर हम इनके रिलेशनशिप की बात करें तो टेस्ट एक इनिशियल स्टेप है जिसमें हम गैदर करते हैं डाटा को। जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास टेस्ट के थ्रू आती है उसको हम मेजरमेंट कहते हैं। अब अगर तो मेजरमेंट के डाटा को इम्प्रूवमेंट के लिए यूज किया जा रहा है तो उसको हम असेसमेंट का नाम देंगे। जबकि अगर जो मेजरमेंट का डाटा है उसको वैल्यू जजमेंट के लिए और इंटरप्रिटेशन ऑफ जजमेंट ऑफ क्वालिटी के लिए यूज किया जा रहा है अगेंस्ट द इंटेंडेड लर्निंग आउटकम, तो हम उसको एवेल्युएशन का नाम देंगे। तो इस सारे प्रोसेस में मेजरमेंट का रोल फाउंडेशनल है और असेसमेंट और एवेल्युएशन पैरेलली उसके ऊपर बिल्ड करते हैं। असेसमेंट्स के ऊपर के दौरान हम लोग स्टूडेंट्स की नीड्स को और प्रोसेस को, प्रोग्रेस को, गाइडलाइंस को वगैरह को जो है वो असेस करते हैं। तो ये वाली डायग्राम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है इन टर्म्स ऑफ स्कोप। इवैल्यूएशन मोस्ट ब्रॉड है और टेस्ट लीस्ट ब्रॉड इन स्कोप है। देन हमारे पास आ जाता है कि सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट टूल फॉर स्टूडेंट एवेल्युएशन अगर हमने करना है तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स के टूल्स हैं। अब टेस्ट जो है ना इनके बहुत सारे मतलब बहुत सारी तरह से क्लासिफाई इनको किया जाता है और डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आ जाती हैं। इन सारी टर्मिनोलॉजीज को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो अगर हम 2 मेन कैटेगरीज की बात करें तो या तो हम डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं या फिर हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट मेजरमेंट जैसे कि हम सारे इससे अवेयर ही हैं कि आप एक टेस्ट दे दें स्टूडेंट्स को या उनको कोई टास्क दे दें, कोई एक्सपेरिमेंट करने का दे दें, कोई परफॉर्मेंस करने का दे दें, रूब्रिक्स के अगेंस्ट कोई असाइनमेंट दे दें और जब वो टास्क कंप्लीट करके लाएं तो आप उनको 10 में से या 100 में से या 50 में से या जो भी आपके टोटल मार्क्स हैं उनमें से आप उनको मार्क कर दें। तो ये जो कॉमनली एम्प्लॉयड मेथड है इसको हम डायरेक्ट मेजरमेंट का नाम देते हैं, जिसमें हम एक्चुअल टास्क देते हैं और उसके जो आउटकम हमारे पास आते हैं उनको हम एवेल्युएट करते हैं। इसमें रिटन वर्क, टेस्ट, परफॉर्मेंस ऑब्जर्वेशन, रूब्रिक एवेल्युएटेड असेसमेंट्स और केस स्टडीज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेस्ट, ये सारे हमारे पास डायरेक्ट मेजर्स में आ जाते हैं। इनडायरेक्ट मेजर में ये होता है कि हम जो परफॉर्मेंस है स्टूडेंट्स की उसको इनडायरेक्टली किसी और मेथड के थ्रू असेस करते हैं। जैसे लेट सपोज हम लोगों ने स्टूडेंट्स को टास्क दे दिया कि आपने अपना रिफ्लेक्टिव जर्नल लिखना है डेली बेसिस के ऊपर और फिर कुछ अरसे के बाद हम उन रिफ्लेक्टिव जर्नल्स को, उनके जो डायरीज हैं उनको असेस करते हैं, रिफ्लेक्टिव एसेस को, और वहां से हम उनके बारे में अपनी एक राय बनाते हैं कि अच्छा ये वाला जो स्टूडेंट है इसकी ये खूबियां हैं और यहाँ यहाँ पे ये शायद लैक कर रहा है। मतलब थोड़ा इनडायरेक्टली हम लोग चीज़ों को स्टैब्लिश करने हैं इंस्टेड ऑफ जो ये ब्लैक एंड व्हाइट मेथड है डायरेक्ट मेथड का। तो इसमें हम परसेप्शंस को असेस करते हैं रिलेटेड टू द आउटकम्स और इसमें रिफ्लेक्टिव एसेज और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह ये चीजें आ जाती हैं। इनडायरेक्ट की निस्बत डायरेक्ट मेजर जो है ये एकेडमिक एनवायरनमेंट में ज्यादा यूज होते हैं। अब अगर हम लोगों के पास डिफरेंट टूल्स हैं, हमारे पास एमसीक्यूज है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, वर्बल, नॉन वर्बल, बहुत सारे टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स है। कौन सा टाइप ऑफ असेसमेंट टूल बहुत अप्रोप्रिएट है वो हम लोगों ने खुद सेलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे इस टेस्ट का आउटकम क्या है, हम देखना क्या चाहते हैं। हम स्टूडेंट्स की रीडिंग स्किल्स असेस करना चाहते हैं या उनका नॉलेज चेक करना चाहते हैं।
और साथ में हम उसकी रूब्रिक एस्टैब्लिश कर लेंगे। फिर हम इसकी बेस पे देखेंगे कि अगर तो मैं उनकी राइटिंग स्किल को देखना चाहती हूँ, तो फिर तो मुझे ऐसे टाइप आइटम यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं डेफिनेशंस का नॉलेज देखना चाहती हूँ, तो फिर शायद मैं एमसीक्यूज़ यूज़ करूँ तो वो भी ठीक होगा। तो मैं डिसाइड करूँगी कि कौन-से टाइप ऑफ मैयर मुझे नीडेड है और उस बेसिस पे फिर मैं अपना असेसमेंट टूल सेलेक्ट कर लूँगी। इसके साथ-साथ मैं देखूँगी कि ऑलरेडी जो लोग हैं, जिन्होंने ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर टेस्ट लिए हैं, असेसमेंट्स ली हैं, उन्होंने कौन से टूल्स को प्रेफ़र किया है। So we will review the assessments which are already used in our discipline, unit और service area. और हम देखेंगे कि क्या ऑलरेडी कुछ असेसमेंट्स एग्जिस्ट कर रही हैं या हमें नई डिज़ाइन करनी पड़ेंगी और पुलिस क्या कर रहे हैं एट अदर इंस्टीट्यूशंस। तो इन सारे स्टेप्स को हम मद्देनज़र रखते हुए अप्रोप्रिएट असेसमेंट टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब पर्पस ऑफ टेस्ट क्या होता है? टेस्ट का मकसद क्या है? एकेडमिक एनवायरनमेंट में डिफरेंट लेवल्स के ऊपर डिसीजन मेकिंग का काम किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी डिसीजन मेकिंग हो रही है, बोर्ड लेवल पे, इसके अलावा जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के लेवल पे डिसीजन मेकिंग होती है। देन जब जैसे-जैसे हम नीचे आते हैं तो एक जो पर्टिकुलर स्कूल है या कॉलेज है, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो अपनी डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वड है और इसके साथ-साथ टीचर्स डेली क्लासरूम में डेली डिफरेंट डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। और डिसीजन मेकिंग करने के लिए हमें पहले अवेलेबल एविडेंसेस को कलेक्ट करना पड़ता है और उनकी बेसिस पे ही हम कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस लेके उसके बेस पे एक प्रॉपर डिसीजन बना सकते हैं। तो इस तरह के तमाम डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस के अंदर टेस्ट हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एविडेंस प्रोवाइड करते हैं और ये एक हेल्पफुल टूल के काम आते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजन जो कि एकेडमिक एनवायरनमेंट में डिफरेंट लेवल्स पे लिए जाते हैं, उनमें सिलेक्शन डिसीजंस आ जाते हैं। जैसे आपने स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है, ये प्री मेडिकल में हम इन स्टूडेंट्स को देंगे दाखिला, इनको हम प्री इंजीनियरिंग में देंगे, इनको हम आर्ट्स की क्लासेस में दे देंगे। देन हम स्टूडेंट्स को क्लासिफाई कर देते हैं कि ये गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इनका हाई आईक्यू है, ये एवरेज स्टूडेंट हैं, ये थोड़े स्लो लर्नर्स हैं। तो हम इनको थोड़ा अलग-अलग क्लासिफाई कर लें, इसलिए नहीं ताकि उनको हम बुरा फ़ील करवा सकें, बल्कि इसलिए ताकि हम उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग अब उनकी जो इंस्ट्रक्शन है उसको चेंज कर सकें, उनके अकॉर्डिंग अकोमोडेट कर सकें और तमाम ग्रुप्स को इक्वली लेके चल सकें। फिर ग्रेडिंग डिसीजंस जो कि इन सारों से तो हम अवेयर ही हैं, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को हम मॉनिटर करना चाहें तो डायग्नोसिस या रिमीडियल डिसीजन, अगर कोई स्टूडेंट है उसको कंसिस्टेंटली एक कोई पार्टिकुलर एरिया में लर्निंग डिफिकल्टी आ रही है, जैसे लेट्स सपोज कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका मैथ्स वीक ही चला आ रहा है, 1, 2, 3, 4 जितने भी ग्रेड्स उन्होंने पढ़े हैं उनके मैथ्स में ग्रेड्स नहीं आते, बाकी सब्जेक्ट में उनके ग्रेड्स अच्छे आ जाते हैं। तो इस तरह के केसेस में डायग्नोस करने की और उसको रेमेडी देने की ज़रूरत है कि जो प्रॉब्लम आ रहा है वो एक्चुअल में है क्या और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इनके लिए भी हम टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक असेसमेंट्स जिनको हम कहते हैं, इनको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। इसके अलावा अगर गाइडेंस एंड काउंसलिंग देनी है, काउंसलिंग सेशंस वगैरह देने हैं, तो हम उनको क्वेश्चनेयर्स दे सकते हैं, जिससे हमें एक आइडिया हो जाएगा उनकी पर्सनैलिटी के बारे में। प्लेसमेंट डिसीजंस अगेन कि इनको कौन-सी क्लास में प्लेस करना है, कौन से साइंस ग्रुप में ये ज़्यादा ठीक रहेंगे या आर्ट्स वाले में। काउंसलिंग एंड गाइडेंस ये रिपीट हो गया। देन प्रोग्राम या करिकुलम डिसीजंस कि आया ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने लॉन्च किया है या ये जो करिकुलम हम ग्रेड 1 से 12th तक पढ़ा रहे हैं, कहीं ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है? क्या ये आज के प्रेज़ेंट एरा के साथ मतलब अप टू डेट है या ये पुराने ज़माने की जो स्टडी थी, जो कंटेंट था उसी को हम पढ़ाए चले जा रहे हैं? तो प्रोग्राम और करिकुलम बेस्ड डिसीजंस के लिए भी हम टेस्टिंग यूज़ कर सकते हैं और अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो असेसमेंट्स को अगर हम ब्रॉडली बात करें तो हम 4 वेज़ में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, फिर फॉर्मेट, यूज़ इन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन और मेथड ऑफ इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। अब नेचर ऑफ असेसमेंट में हमारे पास 2 टाइप ऑफ असेसमेंट्स आ जाती हैं। एक आ जाती है मैक्सिमम परफॉर्मेंस असेसमेंट और दूसरी आ जाती है टिपिकल परफॉर्मेंस असेसमेंट। मैक्सिमम परफॉर्मेंस असेसमेंट जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है कि ऐसी सिचुएशन जिसमें इंडिविजुअल अपना बेस्ट दे, अपनी मैक्सिमम जो परफॉर्मेंस है उसको एग्जिबिट करे। तो इस तरह के जो टेस्ट होते हैं उनको हम मैक्सिमम परफॉर्मेंस कहते हैं। जबकि जो टिपिकल परफॉर्मेंस है वो ऐसी परफॉर्मेंस होती है जो किसी स्ट्रेस में या किसी मोटिवेशन में नहीं है, बल्कि एक एवरीडे नेचुरल लाइफ सर्कमस्टांसेस के अंदर जो परफॉर्मेंस नॉर्मल एवरेज परफॉर्मेंस है उसको हम जब असेस करते हैं तो वो टिपिकल परफॉर्मेंस आ जाती है। जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट जो है ये इंडिविजुअल की बेस्ट परफॉर्मेंस को चेक करते हैं और असेस करते हैं कि क्या इंडिविजुअल्स जब मोटिवेटेड हैं तो क्या अचीव कर सकते हैं और क्या नहीं अचीव कर सकते। इसके अंदर हम जो कॉमनली यूज टेस्ट यूज करते हैं वो एप्टीट्यूड टेस्ट और अचीवमेंट टेस्ट यूज करते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट उन टेस्ट को कहते हैं जो फ्यूचर लर्निंग सक्सेस को प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ मेडिकल के एंट्री टेस्ट लिए जाते हैं, इंजीनियरिंग के एंट्री टेस्ट लिए जाते हैं।
अभी फिलहाल स्टूडेंट ने मेडिकल या इंजीनियरिंग की तालीम हासिल नहीं की, लेकिन इन टेस्ट के थ्रू ये प्रिडिक्ट किया जाता है कि ये वाले स्टूडेंट्स इस एरिया में, इस फील्ड में ज़्यादा कॉम्पिटेंटली बिहेव कर सकते हैं और ज़्यादा आगे सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह के जो प्रिडिक्टिव टेस्ट होते हैं उनको हम एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। और अचीवमेंट टेस्ट वो होते हैं जो पास्ट लर्निंग सक्सेस को करते हैं। आपने एक चैप्टर पढ़ा लिया, एक सब्जेक्ट का आपने एक कोर्स पढ़ा लिया और अब आपने उसका टेस्ट लिया है और आप चेक कर रहे हैं कि स्टूडेंट ने कितना उसमें से सीख लिया है, तो वो अचीवमेंट टेस्ट है। ये दोनों तरह के टेस्ट में ही टाइम शॉर्ट होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन, मोटिवेशन वाला लेवल होता है और यहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। तो हम पीक परफॉर्मेंस लेवल को उनके थ्रू चेक कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जो टिपिकल परफॉर्मेंस है, ये एक इंडिविजुअल की नेचुरल एवरीडे कंडीशंस में जो परफॉर्मेंस है उसको असेस करते हैं, जैसे कि एटीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज, ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स, पीयर अप्रेजल वगैरह। और ये गॉज करते हैं कि इंडिविजुअल टिपिकली कैसे बिहेव करे, मतलब हम उनको ऑब्जर्व करते रहेंगे जैसे टीचर डेली स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, या उनकी कोई पीयर अप्रेजल, उनके फ्रेंड्स वगैरह से उनके बारे में राय पूछना कि ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में जब कोई प्रेशर नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, तब ये कैसे बिहेव कर रहे हैं। देन एक और इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आ जाती है फॉर्मेट। फॉर्मेट में दो फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, एक फिक्स चॉइस और एक कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस असेसमेंट। फिक्स चॉइस असेसमेंट को हम ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट भी कह सकते हैं, जिनके अंदर एक फिक्स चॉइस होती है और हम इसमें बहुत एफिशिएंटली स्किल्स को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक स्कोरिंग की होती है और उस स्कोरिंग की से हम स्टूडेंट्स को एक तरह से ही असेस कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, मैचिंग, मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, ये सारे फिक्स चॉइस में आ जाते हैं और हम इनमें वाइड रेंज ऑफ स्किल्स को लोअर लेवल लर्निंग के साथ साथ जो है चेक कर सकते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में हमने लोअर लेवल लर्निंग की बात की थी, जिसमें नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन का जो लेवल है वो लोअर लेवल में आती है और जो उसके बाद एनालिसिस, इवैल्यूएशन, सिंथेसिस वगैरह के लेवल्स है वो हायर लेवल्स में आती है। तो फिक्स चॉइस असेसमेंट में चूंकि एक लिमिटेड सेट होता है, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा नॉलेज या कॉम्प्रिहेंशन या बहुत ज्यादा भी हो तो मैथ्स वगैरह के कुछ अगर शॉर्ट क्वेश्चन बनाए हैं तो उनमें हम चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन लेवल पे। बट इससे बियॉन्ड फिक्स चॉइस के साथ जाना मुमकिन नहीं होता। अब ये टाइम एफिशिएंट होते हैं, बनाने में शायद टाइम लगे बट इनके सॉल्व करने में और चेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ज़्यादा कंटेंट कवर कर लेते हैं, जैसे एनटीएस वगैरह के टेस्ट हैं तो उनमें तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज को एक टेस्ट में कवर कर लिया जाता है और इनकी ग्रेडिंग भी ईजी होती है। बट जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को और हायर ऑर्डर लर्निंग लेवल्स को कैप्चर करना इनके थ्रू मुमकिन नहीं होता। तो फिर हमें सेकंड टाइम ऑफ असेसमेंट की तरफ स्विच करना पड़ता है, जिनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस असेसमेंट। कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस असेसमेंट जो परफॉर्मेंस है उसको रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट, रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर असेस करती है। मतलब हम इसके अंदर बेसिकली हायर ऑर्डर स्किल्स को और हायर लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में है उनको इनके थ्रू जज करते हैं। इसमें कोई फिक्स सेट ऑफ आंसर कीज नहीं होते, कोई फिक्स्ड राइट एंड रॉन्ग आंसर नहीं होते। रूब्रिक्स को हम यूज करते हैं, जैसे ऐसे राइटिंग है या कोई लॉन्ग क्वेश्चन है या लैब एक्सपेरिमेंट्स है या ओरल प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट्स वगैरह है। तो अब इनमें कोई एग्जैक्ट ये नहीं है कि बस आपने जो मैंने पढ़ाया, जैसे टीचर अक्सर कहते हैं कि जो मैंने आपको पढ़ाया बस आपने इसी में से आंसर करना है, तो ये अप्रोच रॉन्ग है। कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस असेसमेंट जो है इसमें सेल्फ एक्सप्रेशन के आपके पास चांस होता है कि आप अपना जो पूरा आपका नॉलेज है आपको किस तरह उसको ऑर्गेनाइज करके किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर के अंदर। तो इसमें हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स आ जाते हैं, एसेस, ओरल प्रेजेंटेशन वगैरह, और इसमें कॉम्प्लेक्स क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, ये सारी चीजें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। इसमें एक डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, प्रैक्टिकली इसकी एप्लीकेशन आती हैं, बट इसकी असेसमेंट में बहुत टाइम चाहिए होता है। अगर आपकी क्लास में 20 बच्चे भी हैं और आपने सारों को 1500 वर्ड्स का या 2000 वर्ड्स का ऐसे लिखने के लिए दिया है, तो उसको चेक करने में और उसके बाद उनको ग्रेड करना ये एक बहुत डिफिकल्ट काम होता है और उसको बहुत क्रिटिकली जो है टीचर को लेकर चलना पड़ता है ताकि एक उसके अंदर रिलायबिलिटी मेंटेन रहे। तो इस असेसमेंट वाले इसके प्रोसीजर को हम आगे फर्दर लेक्चर्स में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो इसकी ग्रेडिंग जो है ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है और टाइम टेकिंग होती है। फिर यूज इन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के बेस पे अगर हम इनको क्लासिफाई करें तो 4 डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, प्लेसमेंट, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव और समेटिव। फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट की थोड़ी सी डिस्कशन हमने चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर्स में की थी, बट यहाँ पे हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। प्लेसमेंट असेसमेंट ऐसी होती है जिसके थ्रू हम प्लेस करते हैं कि ये पार्टिकुलर ग्रेड लेवल में क्लास 1 में हम इन स्टूडेंट्स को एडमिशन दे सकते हैं या नहीं, क्लास 5 में दे सकते हैं या नहीं, मतलब ये स्टूडेंट इतनी लर्निंग इसकी ऑलरेडी हुई हुई और हम इसको यहाँ पे इसको प्लेस कर सकते हैं। तो इस पर्पज के लिए जो टेस्ट यूज होते हैं उनको प्लेसमेंट असेसमेंट कहते हैं। डायग्नोस्टिक असेसमेंट जैसे अभी मैंने बताया था कि ये अगर कोई परसिस्टेंट प्रॉब्लम आ रहा है लर्निंग में कुछ लॉन्ग टाइम से, तो उसको डायग्नोज करने के लिए यूज होती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट फीडबैक देने के लिए यूज होती है ताकि हम अपनी टीचिंग के प्रोसेस को फर्दर इम्प्रूव कर सकें। हम थ्रू आउट जो बच्चे हैं उनको असेस करते रहते हैं, उनके ओरल टेस्ट लेके, रिटन टेस्ट लेके या वैसे क्वेश्चनिंग वगैरह क्लास में करवा के, उससे हमें आइडिया होता है कि स्टूडेंट
स्किल्स को वो सीख भी रहे हैं जो हम उनको टीच कर रहे हैं, क्या लर्निंग उस तरह से हो रही है, या जस्ट हम वन वे इंफॉर्मेशन देते चले जा रहे हैं और उसको कोई कैप्चर नहीं कर पा रहा। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट्स का काम जो है ये फीडबैक देना होता है और साथ में क्वालिटी ऑफ प्रोसेस को इम्प्रूव करना होता है। जबकि समेटिव असेसमेंट जो एंड ऑफ ईयर फाइनल एग्जाम्स होते हैं या एंड ऑफ सेमेस्टर आपके मिड टर्म और फाइनल एग्जाम्स होते हैं, जिनके थ्रू आपको ग्रेड दिया जाता है, डिग्रीज वगैरह अलॉट की जाती है, नेक्स्ट ईयर में आपको प्रमोट किया जाता है, उन असेसमेंट को हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं, जो एक पूरे एक एकेडमिक जो टेन्योर है, एकेडमिक टाइम पीरियड है, उसको सम अप करती है उसके दौरान अचीव की गई परफॉर्मेंस को। सबसे पहले प्लेसमेंट और डायग्नोस्टिक का एक कंपैरिजन में हम देख लेते हैं। प्लेसमेंट में हम देखते हैं कि प्री रिक्विजिट स्किल्स कितनी है। क्या अगर इस बच्चे को हमने 10th क्लास में एडमिशन देना है तो क्या इसको फर्स्ट नाइन्थ ग्रेड के बच्चे जो थे उनके बराबर इसके अंदर स्किल्स या मास्टरी लेवल है भी, या इसका मास्टरी लेवल उससे बियॉन्ड है या उससे नीचे है। तो हम मास्टरी लेवल सेलेक्ट चेक करते हैं इसके थ्रू, उसका प्रायर नॉलेज सिलेक्ट करते हैं, चेक करते हैं, ताकि हम उसको प्रॉपरली प्लेस कर सकें। मतलब स्टूडेंट का जो एंट्री लेवल परफॉर्मेंस है उसको हम प्लेसमेंट के थ्रू चेक करते हैं। अगेन इसके अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट भी आ जाते हैं, एमकेट वगैरह, रेडीनेस टेस्ट या सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरीज को हम यूज कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक असेसमेंट के अंदर अगर कोई परसिस्टेंट, अब अगर कोई एक दिन, मतलब एक बच्चा है उसके हमेशा 10 आउट ऑफ 10 आते हैं, बट एक दफा उसके लेट सपोज 4 आउट ऑफ 10 आ गए, तो उसके लिए हम डायग्नोस्टिक नहीं यूज करेंगे। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो परसिस्ट कर रहा है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, परसिस्टेंट लर्निंग डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो फिर हम उसको डायग्नोस्टिक असेसमेंट के थ्रू डायग्नोज कर सकते हैं। इसमें हम परसिस्टेंट लर्निंग डिफिकल्टीज देखते हैं जो इंटेलेक्चुअल, सोशल, फिजिकल, इमोशनल फैक्टर्स की वजह से हो सकती हैं, उनके कॉजेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं ताकि हम उसके अकॉर्डिंग एक अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकें और उसको रिजॉल्व कर सकें। तो इसमें इन डेप्थ इंटरव्यूज या स्पेशलाइज्ड असेसमेंट्स या कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन वगैरह इनको यूज किया जा सकते हैं। देन फॉर्मेटिव समेटिव में, फॉर्मेटिव एक कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट के लिए यूज किया जाता है, एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जिससे फीडबैक मिलता है स्टूडेंट्स को भी कि हम कितना सीख रहे हैं और टीचर्स को भी कि उनकी टीचिंग कितनी एफिशिएंट जा रही है। इसमें हम लर्निंग पे फोकस करते हैं, टीचर में टेस्ट, क्विजेज और ऑब्जर्वेशन इसके अंदर आ जाते हैं। समेटिव असेसमेंट जो है वो ऐसी असेसमेंट है जिसमें हम ग्रेड्स देते हैं, मास्टरी देते हैं एट द एंड ऑफ द कोर्स, और ये एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल सेशन पे किया जाता है। अब इसका जो फीडबैक है वो सिर्फ स्टूडेंट्स को दिया जाता है, स्टूडेंट को पता चलेगा कि मैंने इतने मार्क्स लिए हैं, यहाँ पे मेरे मसले रहे हैं, बट टीचर इसको अपनी टीचिंग प्रोसेस की इंप्रूवमेंट के लिए यूज नहीं करेगा। यहाँ पे हम ओवरऑल अचीवमेंट को मेजर करते हैं, इसमें फाइनल एग्जाम्स, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट या प्रोजेक्ट्स आ जाती हैं। देन हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन आती है, 4 टाइप जो थी यहाँ पे, मेथड ऑफ इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, कि अब हमारे पास अगर रिजल्ट आ गए हैं टेस्ट के, तो अब हम उनको इंटरप्रेट कैसे करेंगे। क्या हम उनको, जैसे एक होती है ना, हम बात करते हैं एब्सोल्यूट मार्किंग और रिलेटिव मार्किंग, कि क्या जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगेंस्ट क्राइटेरिया असेस किया जाएगा। एक टाइप इसकी ये आ जाती है, क्राइटेरिया के अगेंस्ट उनको असेस किया जाएगा, या फिर सेकंड टाइप आ जाती है कि उनको अगेंस्ट अदर स्टूडेंट्स असेस किया जाएगा, कि इस पार्टिकुलर ग्रुप में अगर 20 लोगों ने टेस्ट दिया है तो उसमें से जो स्टूडेंट ए है उसने बाकी स्टूडेंट्स की निस्बत कैसा परफॉर्म किया है। तो इस तरह से इसकी मेथड ऑफ इंटरप्रेटिंग रिजल्ट में 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट और एक नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। अगर हम उसको एक क्राइटेरिया के अगेंस्ट असेस करते हैं, मतलब लेट्स सपोज कि हमारा ऑब्जेक्टिव था कि इस सेशन के एंड में या इस क्लास के एंड में स्टूडेंट्स को 1, 2 और 3 डिजिट एडिशन आ जाएगी, तो ये मेरा क्राइटेरिया था। अब अगर मैं उस क्राइटेरिया के अगेंस्ट उसको असेस कर रही हूँ तो मेरी ये असेसमेंट की जो इंटरप्रिटेशन है वो क्राइटेरियन रेफरेंस होगी। लेकिन अगर मैं एनटीएस के जैसे टेस्ट ले रही हूँ, उसमें परसेंटाइल में मार्क्स रिपोर्ट किए जाते हैं, तो उसका मकसद ये होता है कि अगर इस दफा 100 लोगों ने एनटीएस का टेस्ट दिया है, तो जो पार्टिकुलर स्टूडेंट ए है वो इन 100 लोगों में कहाँ पे लाई करता है। मैं उसको क्राइटेरिया के अगेंस्ट असेस नहीं कर रही, बल्कि अदर स्टूडेंट्स के अगेंस्ट उसकी एक रिलेटिव पोजीशन को आइडेंटिफाई कर रही हूँ। तो इसको हम कहते हैं नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। हमारे पास यहाँ पे आ जाती है नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस। नॉर्म रेफरेंस में हम मेजर करते हैं स्टूडेंट परफॉर्मेंस को रिलेटिव टू द अदर्स, जैसे हमने अभी देखा था एनटीएस वगैरह के टेस्ट में होता है। इसमें दूसरे एग्जामिनीज के साथ कंपेयर किया जाता है, और इसमें जो सब्जेक्ट है उसकी मास्टरी कम होती है। मतलब एनटीएस के अगर हम टेस्ट देखें तो उसमें आइटम डिफिकल्टी एवरेज कम होती है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा आइटम डिफिकल्ट होंगे तो कोई भी उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे रिलेटिव परफॉर्मेंस ली जाती है, जनरल नॉलेज के आइटम मोस्टली होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स वगैरह के। एक ब्रॉडर स्प्रेड ऑफ स्कोर्स आता है, और इनमें हम यूजुअली परसेंटाइल स्कोर्स यूज करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट है उसमें हम अगेंस्ट क्राइटेरिया परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, और एक स्टैंडर्ड लेके सारे एग्जामिनीज के परफॉर्मेंस को उस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट मेजर करते हैं। स्पेसिफिक आइटम्स होते हैं, मास्टरी, इसके थ्रू हम मास्टरी को जज करते हैं। इसमें हम मास्टरी नहीं जज करते, इसमें हम बेसिक लेवल ऑफ स्किल्स को जज कर सकते हैं। यहाँ पे जो डिफिकल्टी है वो ज्यादा होती है, स्टूडेंट्स ज्यादा नियर द एंड ऑफ द स्केल होते हैं। इसमें ब्रॉडर स्प्रेड होता है, मतलब कुछ लो अचीवर्स होंगे, ज्यादा
ज्यादातर मीडियम होंगे और फिर कुछ बहुत हाई अचीवर्स होंगे। यहाँ पे जो है वो ज्यादातर जो है इस तरीके से हाई अचीवर्स होते हैं, टुवर्ड्स द हायर एंड ऑफ द स्केल होते हैं, क्योंकि वो एक पूरा साल या पूरा सेमेस्टर पढ़ने के बाद ही वाला टेस्ट देते हैं। और टिपिकली यहाँ पे हम पास फेल या मास्टरी का स्टेटस इसके थ्रू देते हैं। यहाँ पे हम पास फेल नहीं कहते, बस हम परसेंटाइल स्कोर के बेसिस पे उसको बता देते हैं। So this was all about today's session. Hopefully it was helpful. अगर आपके कोई questions हो तो आप drop कर सकते हैं and I will answer them out. So till the next session, I will say Allah Hafiz and hopefully this lecture was helpful for all of you. Take care and keep your preparation. Best of luck.